नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एचसीएस यानी कि हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फ्री प्लेलिस्ट बिल्कुल बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। सारे वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए, ये हमारा एचसीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, हरियाणा पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 के लिए ये मॉक टेस्ट सीरीज लगातार चलाई जा रही है। इसमें 3 मॉक टेस्ट आपने इससे पहले देखे थे। 100 MCQs का जो लेटेस्ट फॉर्मेट है उस पर इन्हें डेवलप किया गया है। अब ये चौथे नंबर का है, तो आइए शुरू करते हैं। ये चौथा वाला वीडियो देखिएगा और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सबको भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं और इसे खुद से भी अटेम्प्ट करिएगा। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर का संबंध पंचायतन शैली से नहीं है। पंचायतन एक वैदिक शैली है, तो उससे किसका संबंध नहीं है। यहाँ गोडेश्वर मंदिर दिया हुआ है, खजुराहो मंदिर दिया है, लेपाक्षी दिया है और लिंगराज दिया है। टेम्पल्स के नाम आप देख रहे हैं, दोनों भाषाओं में है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, लेपाक्षी। इसका संबंध पंचायतन शैली से नहीं है। पंचायतन शैली के मंदिर का मतलब क्या होता है? ऐसे मंदिर जिनके चारों ओर 4 मंदिर बने हुए हो और बीच में वो 5वां हो, मतलब 4 जो है वो 4 कोने हैं और मुख्य मंदिर जो है वो बीच में बना है, तो उसको कहा जाता है पंचायतन। और लेपाक्षी जो है भगवान शिव का मंदिर है और देश की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा, मतलब नंदी जो बैल थे भगवान शिव के वाहन, उनकी प्रतिमा के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मतलब ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति यहीं पर पाई जाती और इसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है। पंचायतन शैली इसमें शामिल नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य जो है, इसमें बरूंजी का संबंध किससे है? बरूंजी असल में किसको कहा जाता है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो बताइए, यहाँ दोनों भाषाओं में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोकनाट्य लिखा है, असमी साहित्य है, मणिपुरी है और फाग है। और ये असमी साहित्य जो है इसको बरूंजी कहा जाता है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो वैदिक साहित्य की पूरी परंपरा है, चूंकि संस्कृत साहित्य से ही सारे निकले हुए हैं, उसमें कोई जो स्रोत है वो अलग अलग नहीं है, तो असमी साहित्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल मिलाकर बरूंजी का अगर संबंध आप देखना चाहते हैं तो असम से जोड़ लीजिए। और असम का जो शास्त्रीय नृत्य है उसको अंकिया नाट कहा जाता है। ठीक है, जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम क्या है? अंकिया नाट। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया कि जो पंचायत दिवस है वो कब मनाया जाता है। सरल प्रश्न है और फैक्चुअल है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? अच्छा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये तो फैक्चुअल हो गया कि आपने अटेम्प्ट कर लिया। यहाँ पे 24 मार्च नहीं होगा बल्कि 24 अप्रैल होगा। ठीक, डी वाला सही। देखिए, इसी दिन पंचायती राज अधिनियम जो 1992 वाला था, 1992 वाला, इसको लागू करके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो वो दिन जो है उसी की याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। और संविधान में पंचायत की अगर बात करें तो जो भाग 9 है, ठीक, और अनुच्छेद 246, इसमें इनका जिक्र प्राप्त होता है। और जो DPSP है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी आर्टिकल नंबर 40 में इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो पंचायतों का जिक्र कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। इसका हिंदी वर्जन पहले देख लीजिए और इंग्लिश वाला देखेंगे। 2 कथन दिए हुए हैं, सही की तलाश आपको करनी है। तो आर्टिकल नंबर 24 के हिसाब से राज्य द्वारा जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। मतलब राज्य जो है अर्थात देश, वो चाहे तो अपने नागरिकों को राष्ट्र सेवा के लिए बाध्य कर सकता है। ये है आर्टिकल नंबर 24। और मीडिया की स्वतंत्रता का अनुच्छेद जो है वो 19 है, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी। तो मौलिक अधिकारों को आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी वाला है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ सही चाहिए था। तो सही कौन सा है? सिर्फ दूसरा वाला, मतलब द फ्रीडम ऑफ मीडिया इज डिटरमाइंड बाई आर्टिकल नंबर 19। लेकिन पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ आर्टिकल नंबर सही नहीं दिया है ना। ये मतलब वाक और अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसमें मीडिया वाली आजादी जो है वो 19 क्लॉज 1 में है।
अब यहाँ पे चूंकि आर्टिकल 19 दिया है तो उसमें क्लॉज 1 आ जाता है, तो ये वाला तो सही है। ऊपर वाले को जरा देखिए, जो 23 क्लॉज 2 है उसमें इस प्रकार का प्रावधान दिखाई देता है, मतलब राज्य द्वारा राष्ट्रीय हित के लिए जबरन सेवा ली जा सकती है। बहुत ही जब घनीभूत परिस्थितियां होती हैं तब ऐसा किया जाता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, इसका बी वाला सही था। प्रश्न संख्या 5 में आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, जरा तलाशिए। तो एक तरफ जो शास्त्रीय नृत्य है वो दिए हुए हैं और दूसरी तरफ स्थान दिया है। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम और अंकिया नाट दिया है। अंकिया नाट को अभी आपने पीछे देखा है। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है। कथकली का संबंध केरल से है। मोहिनी अट्टम जो है वो आंध्र का है, ऐसा यहाँ दिया है। और अंकिया नाट असम का दिया है, तो ये तो ठीक है भाई। और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ देख लीजिए, जो नॉट करेक्टली मैच है वही आपको खोजना है। आप जानते हैं कि मोहिनी अट्टम जो है वो यहाँ गलत दिया हुआ है, आंध्र से उसका कनेक्शन नहीं है। ये केरल का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है। महिलाएं करती हैं, देवदासियां पहले करती थी, जो मंदिरों में लड़कियां रखी जाती थी पूजा पाठ के उद्देश्य से। बाद में दैहिक शोषण होने लगा, मतलब वो एक कुरीति बन जाती है बाद में। पहले पवित्र परंपरा रहती है, बाद में उसका लाभ जो वासना युक्त लोग रहते हैं वो लेने लगते हैं। तो मोहिनी अट्टम में होता क्या है, समुद्र मंथन के समय का जो सीन है वो दर्शाया जाता है कि मोहिनी जो है वो अमृत कलश लेकर नृत्य कर रही है, राक्षसों को रिझा रही है और बेवकूफ बना रही है और देवताओं को अमृत पिला रही है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया कि मंदिर निर्माण की जो गोपुरम पद्धति है, ठीक है, गोपुरम स्टाइल इसको कहा जाता है या सिस्टम आप कह लीजिए, वो किससे संबंधित है। तो भारत में हिंदू मंदिरों के निर्माण की या स्थापत्य की जो पद्धतियां प्रचलित हैं उसमें 3 ही है। नागर शैली है जो कि उत्तर भारत की है, उसके बाद बेसर जो है वो बीच में मिक्स है, और द्रविड़ शैली जो है वो सुदूर दक्षिणवर्ती है। मतलब नागर और द्रविड़ को मिलाकर जो बीच का हिस्सा है वहां एक संक्रमण वाली शैली डेवलप की गई थी, ट्रांजिशन है वहां पे, तो वो बेसर कहलाई। अब इसमें से कहां पर गोपुरम बनता है बताइए। मामल्य शैली भी दिया हुआ है, तो फुटकर शैलियां भी हैं लेकिन मुख्य यही। अब इसमें अगर आप देखें तो गोपुरम का जो प्रचलन है वो द्रविड़ शैली में दिखाई देता है। सुदूर दक्षिणवर्ती जो क्षेत्र है वहां इस प्रकार की शैली के दर्शन होते हैं, तो द्रविडियन जो स्टाइल है उसमें ये दिखाई देता है। ठीक है, 3 शैलियां हैं वो आपने सुन लिया। और गोपुरम मंदिर के निर्माण में होता क्या है, मंदिर के चारों ओर एक बड़ा सा परकोटा बनाया जाता है, मतलब एक जो 4 दीवारी या आप कह सकते हैं कि बाउंड्री है वो डेवलप की जाती है, दुर्ग भी कह सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखिए। आल्हा गीतों का संबंध चंदेल राजा से था, तो ये चंदेल शासक था कौन। ये धंग थे, उपेंद्र थे, नन्नुक थे या परमाल थे। यहाँ कुछ चंदेल किंग्स के नाम दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा, परमाल से इसका संबंध। ठीक है, राजा परमाल जो थे उससे इनका कनेक्शन था। वैसे आल्हा और उदल ये 2 भाई थे। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स कम जियोग्राफी आप कह सकते हैं या जियो फिजिक्स कह सकते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ भूकंप तरंगों के बारे में कहा जा रहा है। एस वेव, पी वेव, ये सब आप सुनते हैं ना। तो पी तरंगे जो होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और एस तरंगे जो होती हैं उनकी गति पी तरंगों से कम होती है। ठीक है, एस तरंगे धीमा चलती हैं और पी तरंगे यानी जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो तेज चलती। ठीक है, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे देख लीजिए। यहाँ कहा गया कि पी वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर या ट्रांसवर्स वेव, और द स्पीड ऑफ एस वेव इज लेस देन दैट ऑफ पी वेव्स। सही कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। मतलब सिर्फ दूसरा वाला सही है जिसमें कहा गया कि द स्पीड ऑफ एस वेव्स इज लेस देन दैट ऑफ पी वेव्स, लेकिन पहला वाला गलत है। ठीक, तो इसीलिए हम इसके जो करेक्ट आंसर है वो किसको चुनेंगे, बी वाले को चुनेंगे, ओनली 2। देखिए, जो प्रारंभिक तरंगे या प्राथमिक तरंगे होती हैं ये ध्वनि तरंग के समान अनुदैर्घ्य प्रवृत्ति की होती हैं। मतलब इनका जो नेचर है वो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, न कि ट्रांसवर्स। तो यहाँ ये पहला वाला गलत दिया है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया कि सहन नाम का एक शब्द है, इसका संबंध किस धर्म से है, कौन से रिलीजन से ये बिलोंग करता है। तो सहन जो शब्द है ये एक स्थापत्य का नाम है और ये मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम से बिलोंग करता है। मतलब इस्लाम में जो मस्जिद का आंगन नुमा ढांचा होता है ना, मतलब मस्जिद में चारों ओर से बरामदे और खंभे होते हैं, बीच में आंगन जैसा ढांचा होता है, तो उसको कहा जाता है सहन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा था, सी वाला। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। आला, यहाँ पे अभी पीछे वाले आला उदली याद आ रहे हैं, माफ कीजिएगा। अल्फा अल्फा निम्नलिखित में से क्या है, अल्फा अल्फा ये जो नाम है ये क्या चीज है। तो घास होती है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन किस क्षेत्र की होती है ये महत्वपूर्ण है। तो ये अर्जेंटीना के क्षेत्र में उगाई जाती है और काफी ज्यादा ये खेती के लिए उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, लाभदायक घास होती है। तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। अर्जेंटीना जो इसका क्षेत्र है वो भी याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु इसमें से कौन सी थी। आर्य जो थे वो अपने आप को श्रेष्ठ जाति का मानते थे, घोषित किए हुए थे।
तो उनके द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? यहाँ पर कुछ मेटल्स के नाम दिए जैसे पीतल, तांबा, लोहा और कांसा। मतलब इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप देख सकते हैं, ब्रास है, कॉपर है, आयरन है और ब्रॉन्ज है। ठीक है, कांसे को क्या कहा जाता है? ब्रॉन्ज कहा जाता है। तो इसमें लोहा हो जाएगा। ठीक है, आयरन वो भी संभवतः है, यहाँ कुछ भी प्रूफ के साथ नहीं कहा जा सकता, अभी तक के जो उत्खनन के परिणाम है उसी के आधार पर हम कहते हैं। तो आर्य संभवतः मध्य एशिया के मूल निवासी थे, हालांकि इसमें भी जो विद्वान लोग हैं उसमें मतभेद है। और इनके द्वारा लौह धातु की खोज की गई थी, लोहे का इनको ज्ञान हुआ था सर्वप्रथम। इसके बाद 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। दैमाबाद में रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति मिली है, मतलब एक सारथी का चित्र वहां से प्राप्त हुआ है, मूर्ति प्राप्त हुई। और दैमाबाद जो स्थान है, पुरातत्व स्थान है, इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में, ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। बताइए इसमें से सही कौन सा है? स्टेटमेंट आपने देखे, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ है, स्टैच्यू ऑफ मैन ड्राइविंग चैरियट हैज बीन फाउंड इन दैमाबाद, और दूसरा वाला भी आप देख रहे हैं। तो इसका हो जाएगा सी वाला, इसमें दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दैमाबाद इज रिलेटेड टू जॉरवे कल्चर, इसका संबंध जोरवे जो सभ्यता है उससे। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कहा जा रहा है, वैसे दैमाबाद था कहाँ पे? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेगास्थनीज के यात्रा वृतांत या उसका जो वर्णन था उसमें शामिल नहीं है? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका, वो मौर्य काल में भारत में प्रवेश करता है, चंद्रगुप्त मौर्य का उस समय शासनकाल रहता है, वो राजदूत की हैसियत से आता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत की हैसियत से आता है, और चूंकि वो एक अम्बेसडर रहता है तो चाणक्य ने जो उसको भारत का दर्शन कराया उतना ही उसने देखा, और इसीलिए उसने इंडिका में बहुत अच्छी अच्छी बातें भारत के बारे में या मौर्य युगीन जो साम्राज्य था उसके बारे में लिखी। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है, दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, एग्रोनोमोई जो होता था ये नगर अधिकारी का काम करता था, और अंतर जातीय विवाह प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, अकाल पड़ता ही नहीं था, ऐसा दिया हुआ है। तो मेगास्थनीज का जो इंडिका का वर्णन है उसे अगर आप पढ़ेंगे, इंडिका का मूल संस्करण उपलब्ध नहीं है, वो विलुप्त हो चुका है, उसकी पांडुलिपियां बाद में तैयार की गई हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सी जो अविश्वसनीय चीजें हैं वो दिखाई देती। फिलहाल इसमें से शामिल जो ना हो वो आपको चुनना है। तो इसका हो जाएगा सी वाला, इंटरकास्ट मैरिज वाज प्रीवैलेंट, मतलब ये जो इंटरकास्ट मैरिज थी ये प्रचलन में थी, ऐसा इसमें लिखा है, जबकि ये वास्तव में इसमें जिक्र नहीं किया गया था, बाकी सारी बातों का उल्लेख किया गया था। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां कहा गया कि एक पुस्तक है और उसके लेखक का नाम बताइए। तो पुस्तक का नाम है अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार। ये एक्चुअली सेंटेंस क्या है? अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ बार, BAR बार। तो अब बताइए कि ये जो फेमस बुक है इसके ऑथर कौन है? नीचे कुछ नाम दिए हैं, शशि थरूर है, रस्किन बॉन्ड है, डेविड ग्रॉसमैन है और अरुणा शौरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहां पहले देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला, मैन बुकर पुरस्कार जो है या मान बुकर पुरस्कार जो आप कहते हैं उससे सम्मानित है ये ऑथर, इनका नाम है डेविड ग्रॉसमैन और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ठीक है, तो डेविड ग्रॉसमैन इसका करेक्ट आंसर होगा। बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है ये बताइए, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसका निर्माण राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था, और ये पूरे देश का जो सबसे बड़ा नंदी प्रतिमा वाला मंदिर है उसके तौर पे देखा जाता है। पीछे आपने देखा था कि नंदी प्रतिमा सबसे बड़ी कहां पर पाई गई, और चोल वास्तुकला की द्रविड़ शैली में इसको बनाया गया है। और मंदिर मतलब यह जो मंदिर है बृहदेश्वर टेम्पल ये गंगैकोंड चोलपुरम में स्थित है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? ठीक, इसमें देखकर बताइएगा, बी वाला हो जाएगा इसमें गलत। ठीक है, देश की सबसे बड़ी नंदी प्रतिमा यहां स्थापित है। अगर आपने पिछले प्रश्न पे ध्यान दिया होगा जो पीछे छूट गया है तो उसमें यह दिखाया गया था। और बृहदेश्वर टेम्पल जो है इसका निर्माण गंगैकोंड चोलपुरम नाम का जो नया शहर बसाया गया था राजेंद्र चोल के द्वारा, वो अपनी विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाता है, तो वहां उसके द्वारा करवाया गया था। मतलब राजेंद्र प्रथम उन्हें कहा जाता है, चोल वंशीय शासक थे। और देश की दूसरी सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है, और एकाश्म पत्थर से बना होना इसकी विशेषता है। ठीक है, इसकी शिल्पकला में बहुत सारे पत्थरों को जोड़ा नहीं गया है बल्कि एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। तो यहां हमने देखा इसका बी वाला गलत। इसके बाद 16वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। राम सुतार का संबंध किससे है? मतलब ये व्यक्ति हैं क्या? लेखक हैं, गायक हैं, चित्रकार हैं या मूर्तिकार हैं? मतलब ऑथर, सिंगर, पेंटर और स्कल्प्टर दिया हुआ है। तो राम सुतार का संबंध किससे है बताइए, डी वाला हो जाएगा ना इसका। राम सुतार जो है या सुतर इन्हें कहा जाता है, ये विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में, उसका डिजाइन तैयार करने वाले वास्तुकार हैं। ठीक, और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये गुजरात के नर्मदा जिले में अवस्थित है। हालांकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें अब देखने के लिए मिल रही, तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। खैर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कल्प्टर हो जाएगा इसमें से। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कहा जा रहा है कि जो यहाँ घटनाएं दी हैं
योजना, घटना आदि, उन्हें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। तो जो स्टेट पीसीएस होते हैं ना, उनमें क्रोनोलॉजी बहुत फेवरेट उनका एक क्षेत्र मानी जाती है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान है, माउंटबेटन प्लान है और प्रधानमंत्री एटली की घोषणा है कि भाई भारत अब आजाद कर दिया जाएगा। तो बताइए कि इसमें कालानुक्रम क्या हो सकता है। अरेंज आपको करना है, घटनाएं यहाँ दी हुई है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर है ना वो सी वाला हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको आप अरेंज कर लीजिए। देखिए, डायरेक्ट एक्शन मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ये जब मंत्रिमंडल कांग्रेस का इस्तीफा दे देता है तो उस खुशी में मनाया जाता है। और इटली की घोषणा होती है 15 फरवरी 1946 को। 15 फरवरी 1946 की जो तारीख है उसमें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, उनके द्वारा भारतीय संविधान के लिए कैबिनेट मिशन प्लान की घोषणा की जाती। और माउंटबेटन योजना जो है ये भारत विभाजन के लिए आए ही थे बाहर से, ठीक है। तो ये 3 जून 1947 को आती है। और कैबिनेट मिशन प्लान की जो एग्जैक्ट डेट है 1946 तो है ही है, लेकिन यहाँ सभी जो है लगभग 1946 वाले ही हैं। तो ये 24 मार्च को आता है। तो इसका जो सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, यानी 18वां। और इसमें कहा गया कि जिस होम रूल लीग को भारत में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में चलाया गया उसका संबंध मूल रूप से किस देश से था? तो पेरिस, आयरलैंड, डेनमार्क और अमेरिका दिया हुआ है। बताइए होम रूल को इजाद करने वाला या उसकी उपज देने वाला देश कौन सा था? और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा बी वाला। मतलब आप जानते हैं कि आयरलैंड से इसका कनेक्शन था। होम रूल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आयरलैंड से निकल कर आता है। और इसका मतलब क्या होता है? होम का रूल यानी स्वशासन, घर का शासन, गृह शासन। तो आयरलैंड में रेडमांड के नेतृत्व में ये सबसे पहले शुरू होता है और भारत में सबसे पहले पुणे में तिलक के द्वारा और उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी 19वां। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत इसमें से जो नहीं आने वाली चीज है वो आपको चुननी है। तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1919 की बात हो रही है, उसमें जो प्रावधान नहीं हो वो आपको चुनना है। दिया हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट और उसके बाद प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायआर्की इन प्रोविंसेस, ठीक है, द्वैध शासन प्रोविंस में, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन प्रोविंसेस। तो आप बताइए कि जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का हिस्सा नहीं है वो इसमें से कौन सा है? इसका डी हो जाएगा। प्रांतों में द्विसदनात्मक जो विधायिका है उसकी स्थापना का प्रावधान ये 1919 के अधिनियम में नहीं था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। चक्रवात के बारे में यहाँ 2 स्टेटमेंट दिए हैं। तो केंद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है और बाहर की ओर जाने पर इसमें प्रेशर जो है वो बढ़ता जाता है, ठीक। और हरिकेन चक्रवात की उत्पत्ति, मतलब चक्रवात के भी क्षेत्र के हिसाब से नाम होते हैं ना, तो हरिकेन नाम का जो चक्रवात है इसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में होती है। तो बताइए कि इसमें से सही क्या है? साइक्लोन के बारे में असल में कहा जा रहा है। चक्रवात अभी हाल फिलहाल में भारत को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। वैसे तो माना जाता था कि बंगाल की खाड़ी जो है वो सबसे ज्यादा अशांत इस मामले में है, लेकिन अब जो अरब सागर है वो भी एकदम से रुष्ट हो गया है। तो इसमें करेक्ट क्या होगा? और इसका हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब क्या हुआ? सिर्फ पहला वाला सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है, लोकेशन गलत दी। पहला वाला तो ठीक है, तो उसमें बहस की आवश्यकता है नहीं। पैसिफिक ओशियन नहीं होगा। हरिकेन जो है वो अटलांटिक महासागर में आने वाला चक्रवात है, मतलब साइक्लोन की जो पोजीशन है वो कहाँ है? अटलांटिक है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में आपको यहाँ मिलान करके लिस्ट दी हुई है, मैच की हुई है पहले से। कोई एक जो है वो मिसमैच है, वही आपको ढूंढना है। तो यहाँ एक तरफ हर्बल पार्क्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम दिए हैं। कादीपुर पार्क है, याद रखिएगा ये जितने भी हैं ये हर्बल पार्क है। तो कादीपुर पार्क है और इसका संबंध किससे है? महेंद्रगढ़ जिले से है। शतावर वाटिका जो है ये सोनीपत में है, हरियाणा के क्षेत्र हैं ये। और अर्जुन वाटिका जो है ये कुरुक्षेत्र और आंवला हर्बल जो है ये गुरुग्राम से रिलेट करता है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि जो हर्बल पार्क हैं इनके कनेक्टेड या जो इनसे संबंधित डिस्ट्रिक्ट हैं कौन सा गलत है इसमें से? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो बी हो जाएगा। शतावर वाटिका ये हिसार में है और यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है सोनीपत, तो इसीलिए यहाँ पे ये गलत हो जाता है। बाकी सभी सही है, तो उनकी लोकेशन आप पता रखिएगा। इसके बाद 22वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है और ब्रेनर दर्रा जो है वो इटली और फ्रांस के बीच में पाया जाता है। दर्रों का काम क्या होता है? 2 अलग अलग जगहों को कनेक्ट करना। प्रायः ये पर्वतों के बीच से निकलते हैं और एक रास्ता उपलब्ध कराते हैं। नदियों के द्वारा भी इनका निर्माण होता है। तो 22वें का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। इसमें हमें सही खोजना था ना, तो पहला वाला सही है, फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। लेकिन ब्रेनर दर्रा जो है उसकी लोकेशन गलत दी है। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में ये पाया जाने वाला पहाड़ी दर्रा है। और यहाँ क्या दिया है? इटली और फ्रांस दिया है। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन।
इसके बाद 23वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। इसका अंग्रेजी वर्जन आपने यहां देखा। प्रश्न संख्या 23 में कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब पहले के या वर्तमान के, उनको आपको अरेंज करना है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है कि पहले कौन से और बाद में कौन से। तो ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, बनारसी दास जी हैं, बंसीलाल जी हैं और हुकुम सिंह हैं। ये सभी मुख्यमंत्रियों के ही नाम हैं। ठीक है, हरियाणा राज्य के गठन के बाद पंजाब से अलग होकर हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा के रूप में एक छोटे राज्य के रूप में सामने आता है। तो मुख्यमंत्रियों का एक लंबा सिलसिला है। आप अरेंज करके देखिए पहले कौन से और बाद में कौन से। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहां पर है। देखिए इसका हो जाएगा सी वाला। सी के हिसाब से इसको कर लेते हैं। यहां क्या दिया है, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बंसीलाल जी का जो समय है ना वो 1968 से शुरू होता है। 1968 से शुरू होता है, मतलब एकदम शुरुआती दौर से, और 1975 तक चलता है। 2 बार ये बनते हैं, ये याद रखिएगा। बनारसी लाल जी जो है इनका आप देखें ये 75 से स्टार्ट करते हैं। बनारसी दास जी हैं, इनका लाल नहीं है, दास है। ठीक है, तो बनारसी दास जी जो है इनका जो समय है वो 1975 से लेकर 77 तक है, 3 बार। और ओम प्रकाश चौटाला जो है वो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे, मतलब 5 बार। ठीक है, तो इनका जो है, और हुकुम सिंह जो है वो 1990 से लेकर 91। तो इसका क्रम आप अरेंज कर सकते हैं, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखिए। इसमें जो नदियां दी है ना उनको उत्तर से लेकर दक्षिण में आपको अरेंज करना है, मतलब उत्तर से बढ़ते चलना है दक्षिण की ओर। मारकंडा है, कलेसर है, टंगड़ी है और घग्गर है, ये नदियों के नाम है। इसको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है, यहां देख लीजिए। और इसका जो अरेंजमेंट है वो भी दिया हुआ है। इसका हिंदी वर्जन बेहतर है क्योंकि उसमें सब एक साथ मौजूद है, पेज चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखिए 24 का जो राइट आंसर है ना वो डी हो जाएगा। डी में यहां आप देख लीजिए अरेंजमेंट कैसा है, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। कहने का मतलब यह है कि उत्तर से दक्षिण में अगर आप चलते जाएं तो पहले घग्गर पड़ेगी। ठीक है, पहले घग्गर होगी, उसके बाद फिर टंगड़ी होगी, उसके बाद फिर मारकंडा होगी और अंत में मिलेगी कलेसर। इस प्रकार से हमने देखा। 25वें को देखते हैं। 25वें में कहा जा रहा है कि हेड हंटर इस नाम से किस जनजाति को जाना जाता है। हेड हंटर ट्राइब किसको कहा जाता है? ये चांगपा ट्राइब है, कोन्याक ट्राइब है, शोम्पेन है या फिर टोडा है? बताइए, यहां आप विकल्प देख रहे हैं। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। हेड हंटर जनजाति जो है ये नागालैंड में पाई जाती है और कोन्याक जनजाति को ही कहा जाता है। ठीक है, नागालैंड इसकी लोकेशन है। कोन्याक नाम की जो जनजाति है ना उसको कहा जाता है हेड हंटर। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में कहा गया कि जो 2 कथन दिए हुए हैं उसमें से सही क्या है बताइएगा। तो राज्य की रेसलर सरिता मोर को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था और पहलवान सुमित मलिक जो है वो रोहतक के रहने वाले हैं। यहां बात हरियाणा की हो रही है। तो बताइए कि इसमें से सही क्या है। देखिए 26 में दोनों सही है, कोई इसमें गलत नहीं है, तो ज्यादा इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, दोनों फैक्ट हैं तो उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक साथ पूछे जाएं या आवश्यक नहीं, अलग अलग पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 27 में कहा गया कि ब्रांड एम्बेसडर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसके कौन बने हैं, मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा उनको बनाया गया है। ये परिणीति चोपड़ा है, प्रियंका चोपड़ा है, माधुरी दीक्षित है या फिर हेमा मालिनी। ब्रांड एम्बेसडर प्राय जो सेलिब्रिटी होते हैं उन्हीं को बनाया जाता है, आम आदमी को नहीं बनाया जाता। तो चलिए इसमें देखकर बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक और परिणीति चोपड़ा को बनाया गया है, ये दोनों। तो यहां पर चूंकि साक्षी मलिक का ऑप्शन ही नहीं है, परिणीति चोपड़ा का ऑप्शन है, तो उसको आप चुनेंगे। इसके बाद 28वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, इसमें कहा गया कि राज्य में सर्वाधिक कपास उत्पादक जो जिले हैं वो कौन से हैं। अब उनको आपको अरेंज करना है। ठीक है, मतलब पहले ज्यादा उत्पादक, उसके बाद में जो कम उत्पादक है, इस हिसाब से। तो शीर्ष उत्पादक जो जिले हैं उनका क्रम अगर आप अरेंज करेंगे, इसका जो विकल्प है उसे देख लीजिएगा। बी वाला वैसे सही है। ठीक है, बी वाले के हिसाब से इसको चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा कर लेंगे। मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है? सिरसा से होता है। ठीक, सिरसा से सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद फिर आता है हिसार, पहले वाले में चले जाइए। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है फतेहाबाद और चौथे नंबर पर है जींद। इस प्रकार से ये टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा राज्य के वो दिए हुए। इसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पे है। इसके बाद 29 में चलते हैं। यहाँ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की बात हो रही है, तो उसके हिसाब से मतलब राज्य के बजट और इकोनॉमिक सर्वे का यहाँ प्रश्न है। तो हरियाणा राज्य में कितने प्रतिशत लोग कृषिगत क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब अभी भी वो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयड, बताइए। यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है। तो 50.9% यानी 50.9 है, 50.8 है, 50.7 है और 51.9 है। इसमें से होगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 29 और 29 का हो जाएगा ए वाला। ठीक है, इसमें पहला वाला सही। 50.9% लोग जो है वो कृषिगत क्षेत्र में है सबसे ज्यादा।
उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहां पे 18.9% है। सर्विस वाला जो सेक्टर है उसमें 30.2 है, सबसे कम। तो सबसे कम भी पूछा जा सकता है, फिलहाल यहाँ सबसे ज्यादा पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ये इतिहास का क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास का, और इसमें कहा गया है कि संसार या विश्व जो है वो दुखों से भरा पड़ा है। यह कथन पुराण से लिया गया है। ये जो कथन है ये पुराण से लिया गया है। और अरोरा अभिलेख जो है इसमें अशोक के मतलब सम्राट अशोक के बौद्ध मतावलंबी होने की पुष्टि होती है कि उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था या एडॉप्ट कर लिया था। तो बताइए कि इसमें से सही क्या है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ पे है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, दिस स्टेटमेंट इज टेकन फ्रॉम पुराण, और अरोरा इंस्क्रिप्शन कंफर्म अशोकास बीइंग अ बुद्धिस्ट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब ये है कि दूसरा वाला तो सही है, अरोरा इंस्क्रिप्शन जो है वही इस बात को जाहिर करता है कि अशोक एक बौद्ध धर्म के तौर पे मतलब बुद्धिज्म को अपनाने वाले शासक के तौर पे जाना जाता है। लेकिन पहला वाला गलत है। संसार दुखों से भरा पड़ा है, ये वैदिक ग्रंथ जो है उसमें उपनिषद से लिया गया है। बाद में इसको जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो सीखते कहाँ से हैं? वैदिक दर्शन से ही सीखते हैं ना, भले ही उसकी निंदा करें। तो ये जो कथन है ये उपनिषद का है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, सिर्फ दूसरा सत्य है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्बली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उम्बली का संबंध किससे है? तो ये एक प्रकार की जमीन का टुकड़ा होता है। अब ये कैसी जमीन होती है आपको बतानी है। तो ये गिफ्टेड लैंड होता है, टैक्स एक्सेम्प्ट लैंड होता है, मतलब कर मुक्त उसको कर दिया जाता है, या फार्म ऑनर का लैंड होता है, या डोनेटेड लैंड होता है। उम्बली के बारे में पूछा जा रहा है। और उम्बली जो है ये असल में क्या है? ये विजयनगर साम्राज्य के समय में, मतलब जो विजयनगर का शासनकाल था उस समय प्रचलित एक शब्द था, और इसमें कर मुक्त जमीन को उम्बली कहा जाता था। राजा के द्वारा प्रदत्त जमीन होती थी और ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होती थी। तो इसका बी वाला सही। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में कहा गया कि भारत के पहले क्रिप्टोग्राम गॉर्डन में या गॉर्डन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला कथन ये कहता है कि इसमें लाइकेन, फर्न और कवक की जो प्रजातियां हैं वो दिखाई देंगी, और इसे हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये है स्टेटमेंट नंबर 2। सही क्या है और गलत क्या है ये आपको छांटना है, और उसमें से जो गलत हो वही आपको इसमें से चुनना है। बताइए 32वां। तो इसका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये हुआ ना कि इसमें दूसरा वाला गलत है। हिमाचल प्रदेश जो इसकी लोकेशन दी है वो गलत है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है? क्रिप्टोग्राम गार्डन ये उत्तराखंड में, ठीक, उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है, अभी बना नहीं है। और इसमें लाइकेन, फर्न और कवक की जो प्रजातियां हैं, मतलब यहां पर बात हो रही है लाइकेन, फर्न और फंगी की, तो वो सब दिखाई देंगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। कोलोराडो एक नदी का नाम है, ठीक, तो कोलोराडो नदी के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से गलत है? यह नदी रॉकी पर्वतमाला से निकलते हुए पैसिफिक ओशियन में जाकर गिर जाती है, समाहित हो जाती है। इस नदी पर ग्रैंड कैनियन डैम जो है वो अवस्थित है, और इस नदी पर लेक मीड स्थित है। तो आप ये बताइए कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है? इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहां पर आप देख रहे हैं। कोलोराडो रिवर के बारे में इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या है कि नॉन ऑफ दीज। यहां इनकरेक्ट पूछा जा रहा था, और इनकरेक्ट कुछ भी नहीं है। कोलोराडो जो है वो ओरिजिनेट होती है रॉकी माउंटेन से, और इसका जो ड्रेन है वो कहां पर होता है? पैसिफिक ओशियन में होता है, कैलिफोर्निया के पास में। कैलिफोर्निया के पास में जाकर ये प्रशांत महासागर में मिल जाती है। और ग्रैंड कैनियन हैज बीन बिल्ट ऑन इट, मतलब जो ग्रैंड कैनियन है प्रसिद्ध वो इसी पर बना हुआ है। एरिजोना, स्टेट ऑफ एरिजोना उसको कहा जाता है। और लेक मीड इज सिचुएटेड ऑन दिस रिवर, जो झील है ना मीड नाम की, वो भी इसी रिवर पर स्थित है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 में कहा गया कि यहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, उसका आप मिलान कीजिए। तो ये जो लोकेशन दी है इसे देखिएगा। गुजरी महल है, या गुजरी महल इसको कहा जाता है। हेमू की हवेली है, काबुली बाग मंदिर है, और विश्वामित्र का टीला है। यहाँ लोकेशन दी है, कुरुक्षेत्र है, पानीपत है, रेवाड़ी है और हिसार है। आप बताइए कि कौन सा किससे मिलेगा? प्रश्न संख्या 34, और इसकी जो लिस्ट है ना उसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। ये देखिए इसका अंग्रेजी वर्जन है, और ये इसकी लिस्ट है। मिलान करके देखिएगा। इसे छोटा कर लेते हैं ताकि दोनों एक साथ दिखाई दे। और इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। डी के हिसाब से इसे आप देख लीजिए, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा मिलान करेंगे। मतलब गुजरी महल जो है ये हिसार में, हरियाणा में हिसार में है, और हेमू की हवेली जो है वो कुरुक्षेत्र में है, काबुली बाग मंदिर ये रेवाड़ी में है, और विश्वामित्र का टीला पानीपत में है। ठीक है, आगे चलते। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 35, और इसमें कहा गया कि जो जोड़ी यहां पर दी हुई है इसको आपको मिलान करना है। तो देख लीजिए, मायोन, किलिमंजारो, क्राकाटोआ और किलायुआ, ये ज्वालामुखी पर्वतों के नाम है, ये आप देखकर समझ रहे हैं, वॉल्केनोज हैं। इनकी लोकेशन आपको मिलानी है, साइबेरिया, फिलीपींस, सुंडा और अफ्रीका। तो ए से कौन सा मिलेगा, बी से कौन सा मिलेगा, ये सब देखिए।
और देखिए 35वां जो है ना, इसका सी वाला परफेक्ट होगा। सी वाले के हिसाब से इसको अरेंज कर लेते हैं। देखिए मायोन जो है वो कहाँ पे है, फिलीपींस में है, तो इसको आप दूसरे से मिला लीजिए। उसके बाद किलिमंजारो की एग्जैक्ट लोकेशन अफ्रीका महाद्वीप है। क्राकाटुआ कहाँ पे बताइए, सुंडा जो क्षेत्र है वहां पे स्थित है। और किलायुआ जो है ये साइबेरिया में है, तो इसकी आप लोकेशन यहाँ पे मिला सकते हैं। इसके बाद 36वें में चलते हैं। यहाँ दिया हुआ है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसमें शामिल देश कौन से नहीं है। तो आप जानते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें कि तीनों इमेजिनरी लाइंस होकर गुजरती हैं। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों वहां से होकर गुजरते हैं। इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये काफी पिछड़ा है, जो खनिज संपदा है उससे संपन्न होने के बावजूद। अब यहाँ पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब ये नहीं है कि अफ्रीका महाद्वीप एक बैल है और उसकी सींग है। यहाँ पर उसके सींग जैसे जो डिजाइन है उसको कहा जाता है। मतलब आप देखेंगे ना, जो पूर्व वाला हिस्सा है उधर ऐसे डिजाइन है, तो उसके अंदर आने वाले देश कौन से हैं। यहाँ देशों के नाम दिया है, जिबूती है, इथोपिया है, इरिथ्रिया है और सोमालिया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है से अच्छे से देख लीजिए, उसमें जिबूती, इथोपिया और सोमालिया तो शामिल होंगे, ठीक। तो इसका सी वाला जो है इससे बाहर हो जाएगा, जो शामिल नहीं है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इरिथ्रिया इससे बाहर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। ट्रिट्रिकम एस्टिवम ये किसका वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है, आप बताइए। तो ये गेहूं का है। भारत में जो गेहूं की प्रजाति हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रोटी खाते हैं, वो असल में ट्रिट्रिकम एस्टिवम को पीस कर बनाए गए आटे से बनी होती। इसके बाद और ये भी इसका मतलब है कि और भी गेहूं की प्रजातियां होती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 38। करेवा, करेवा है, करेला नहीं है, ठीक है। तो ये जो करेवा है इसका संबंध किससे है, ये क्या चीज है, चट्टान है, मिट्टी है, दलदल है या नम जलवायु को कहा जाता है। तो करेवा जो है एक मिट्टी है, मतलब ये हिमनद का निक्षेप होता है असल में, और केसर की खेती के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो केसर कहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, तो करेवा भी वहीं पर पाई जाती है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉयल। इसके बाद 39 में चलते हैं। 39 में पूछा जा रहा है कि कौन सा देश पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम है। अब ये जो पोजीशन है ये चेंज होती रहती है। अभी हाल फिलहाल की बताइए। चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और रूस, यहाँ उत्पादन की बात की जा रही है। तो देखिए पेट्रोलियम उत्पादक जो देश है उसमें पहली पोजीशन पे अमेरिका है, उसके बाद सऊदी अरब है, उसके बाद रूस है, फिर चीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्पादन करना और स्टॉक भंडारण करके रखना दोनों में फर्क होता है, ठीक। इसके बाद 40वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसका जो अंग्रेजी वर्जन था वो आप यहाँ देख सकते हैं। कंट्री इज फर्स्ट इन पेट्रोलियम प्रोडक्शन। 40वें नंबर के प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा मिस मैच है, यानी सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो एक तरफ नेशनल पार्क दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिया है। इसका अंग्रेजी वर्जन यहाँ पर है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, मानस नेशनल पार्क आप कह लीजिए, असम। और किम्बुल लमजाओ जो है वो मणिपुर में है, ऐसा दिया हुआ है। सत्यमंगलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और नवेगांव नगजीरा, ठीक, नवेगांव नगजीरा ये महाराष्ट्र में है। तो बताइए कि इसमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है। इसका सी हो जाएगा। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जाकर वहां पर मिलते हैं, दोनों का मिलन बिंदु है। तो यहाँ क्या दे दिया है, आंध्र दे दिया है, और इसलिए ये गलत हो गया है। बाकी सभी सही है, तो उनको आप याद रखिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 में कहा जा रहा है कि दो स्टेटमेंट है, सही क्या है बताइए। पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है वो बृहद हिमालय में स्थित है, मतलब वो बृहद हिमालय का हिस्सा है, और स्योक नाम की जो रिवर है वो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र से बहती है। तो सही क्या है बताइए। और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ दिया है। द पीर पंजाल माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द ग्रेटर हिमालयाज और द श्योक रिवर फ्लो इन ट्रांस हिमालयन रीजन। इसका जो विकल्प है आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। मतलब पीर पंजाल जो रेंज है ना वो लघु हिमालय का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ क्या दे दिया है, बृहद हिमालय दे दिया है। तो ये पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला एकदम सही है, तो इसका बी होगा। इसके बाद 42 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें से कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर नहीं था। तो बी आर अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के एम मुंशी और अम्मू स्वामीनाथन। विकल्प आसान है, बहुत आराम से आप गेस कर सकते हैं, और इसका डी होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब प्रारूप समिति का गठन कब होता है, 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, मतलब ड्राफ्ट तैयार करने के लिए होता है। और इसमें कुल मिलाकर 7 सदस्य थे। तो बाकी के नाम तो आप देख रहे हैं, कुल 7 के नाम नहीं दिए हैं, लेकिन बाकी जो है ये अध्यक्ष ही थे, और जितने हैं वो सदस्य थे, ये इससे बाहर थे। इसके बाद 43वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 में कहा गया कि जो टाइलिन नाम का एंजाइम, टाइलिन पहली चीज एंजाइम होता है, एंजाइम और हार्मोन में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो ये जो एंजाइम है इसका पाचन शरीर के किस भाग में होता है, छोटी आंत में होता है, अमाशय में होता है, पैंक्रियाज में होता है, या मुख में ही हो जाता है, बताइए।
तो 43 जो है ना इसका डी हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम ये मुख में जो लार ग्रंथियां होती है ना उनके द्वारा निकाला जाता है और स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इस प्रकार का इसमें दिया हुआ है। मुख हो जाएगा इसका डी वाला सही। 44 को देखते हैं। 44 में पूछा गया कि ट्रांसपोर्ट हैज बीन नेशनलाइज्ड बाय हरियाणा स्टेट, मतलब हरियाणा राज्य के द्वारा परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, डेट आपको बतानी है और इसकी जो फैक्चुअल डेट है वो क्या हो जाएगी, 1972 हो जाएगी। परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने की तारीख क्या है, 1972, ए वाला सही। इसके बाद 45 में चलते हैं। 45 में ये पूछा जा रहा है कि गरीबी निर्धारण से कौन कौन सी कमेटीज में बिलोंग करती है। तो अच्छे अच्छे नाम है, आप देख सकते हैं। ये लकड़ा वाला कमेटी है, अलग कमेटी है और तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है। गरीबी के मापन के लिए अलग अलग मानक बनाए गए हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो इसमें वही सब दिए हुए हैं। कमेटी उन्हीं की अध्यक्षता में बनती है, तो नाम उनके रखे जाते हैं। बताइए इसमें से गरीबी का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी का मतलब क्या है, यहां आप देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अलग कमेटी का गठन होता है 1979 में। पहली बार जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे कैलोरी का मापन करने के लिए। लकड़ा वाला कमेटी जो है ये गठित होती है 1989 में। प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग इसका निर्धारण करने का तरीका होता है। और तेंदुलकर कमेटी जो है ये भारत में गरीबी कम हो रही है या बढ़ रही है या क्या हो रहा है उसको डिसाइड करने के लिए बनती है। रंगराजन कमेटी जो है ये गरीबी का आंकड़ा पेश करती है कि भाई 29.5% गरीबी है, ऐसा कुछ। तो ये टू बी एग्जैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें जितने भी हैं वो सभी, तो डी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 में कहा गया कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। इसमें डाइवर्सिटी है, कई सारे क्षेत्र होते हैं। तो रवीश कुमार जी को अभी पिछले वर्ष में मिला था। यहाँ बताइए, देखिए 46 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। पहली चीज ये है कि ये फिलीपींस के द्वारा लॉन्च किया गया पुरस्कार है। ज्यादा पुराना आप कह सकते हैं, 1958 का है, पुराना ही है। और मुख्यतः ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मतलब 6 एरियाज इसके हैं जहां पे ये दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। हरियाणा के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा ये कौन थे? मेहर सिंह थे, एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे या अशोक विज थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, मेहर सिंह जी थे। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा द चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा वाज मेहर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 48 को देखते हैं। और 48 में कहा गया कि ट्रेफलगर ये जो दिया हुआ, इसे आप ट्रेफलगर भी कह सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग इसमें मापदंड होता है। तो इसका संबंध किस महान नेता से है, मतलब ये कौन से महान नेता से बिलोंग करता है? यहाँ नेल्सन मंडेला है, नेपोलियन है, सिकंदर और ईसा मसीह भी दे रखा है। तो बताइए ट्रेफलगर इसमें किसका कनेक्शन इससे जुड़ता है? तो 48 का हो जाएगा ए, नेल्सन मंडेला से जुड़ता है। ट्रेफलगर एक क्षेत्र है जहां पे मतलब ऐसा माना जाता है और यहाँ पे इनकी मूर्ति बनाई गई। ठीक है, नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पे देखे जाते हैं। तो ट्रेफलगर में इनकी प्रतिमा है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं यानी 49। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, हालांकि ऐसी स्थितियां कम ही आती हैं। तो आपको ये बताना है कि उसके लिए क्या प्रोविजन होता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है जो महाभियोग का प्रस्ताव है। महाभियोग का जिक्र अनुच्छेद 56 में किया गया है। तो सही क्या है जरा बताइए, प्रश्न आप देख रहे हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसका सी वाला। दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है और महाभियोग लगाने की जो प्रावधान, मतलब महाभियोग के अंदर प्रोसेस क्या होता है वो सब कहाँ पे 61 में है, लेकिन महाभियोग लगाया किसके तहत जाता है? तो जो आर्टिकल नंबर 56 है उसके तहत जाता है। दोनों अनुच्छेदों को आप याद रखेंगे और संसद के दोनों सदनों की यहाँ पे भागीदारी आवश्यक होती है। इसके बाद 50 को देखते हैं। और 50वें प्रश्न में कहा गया, इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहां देख रहे हैं। ठीक है, ये इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट के लिए। प्रश्न संख्या 50 में कहा गया कि जो कोविड-19 महामारी है उसका लैम्डा वेरिएंट संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। कहां पे ये पहली बार देखा गया असल में ये बताना है। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, जीटा, ईटा, फीटा, वो बहुत सारे वेरिएंट जो है वो निकल कर आते रहेंगे। चीन ने ऐसा वायरस इजाद किया है ना कि वो अपना रंग बदल रहा है। तो चलिए इसमें बताइए कहां से देखा गया। चिली से देखा गया, पेरू से देखा गया, अर्जेंटीना या फिर कोलंबिया। और इसका जो राइट आंसर है ना वो बी हो जाएगा। पेरू में सबसे पहली बार जो लैम्डा वेरिएंट है। लैम्डा, अच्छा ये होता क्या है? ग्रीक अल्फाबेट होता है, ऐसे लिखा जाता है। उल्टा आप वाई बना दीजिए, ये बन जाएगा लैम्डा। तो ये देखा गया पेरू में। इसके बाद 51वें को देखते हैं। 51वें का राइट आंसर यहाँ देखिए, पहले प्रश्न तो देख लीजिए। भारतीय नागरिकों को PIL का अधिकार, जो यहाँ पे न्यायिक समीक्षा की बात की जाती है वही हुए। इसमें PIL का अधिकार प्रदान करने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती का पूरा नाम क्या था?
बताइए, इसमें नाम इनका दिया हुआ है। तो प्रकाश नटवरलाल भगवती है, प्रफुल्ल कुमार नटराज भगवती है, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती है और प्रफुल्ल नटवरलाल भगवती है। नटवरलाल से कहीं आपको अमिताभ बच्चन तो याद नहीं आ रहे हैं? चलिए बताइए। तो देखिए 51 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ये प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती थे और 1985 से लेकर 1986 का जो समय था उसमें ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 52वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं। चेंडाविया दिया हुआ है। तो ये जो चेंडाविया है ये असल में किससे संबंधित है? माइक्रोचिप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, सुपर कंप्यूटर है या एक एडाप्टर है? ये है क्या चीज? तो ये जो है ना, ये असल में एक मोबाइल एप्लीकेशन है और इसका अगर देखा जाए इसे चेदविया भी कहा जाता है। असल में इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना, अंग्रेजी से जब हिंदी में रूपांतरण होता है या हिंदी से अंग्रेजी में, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। इसको चेंदविया या चेंडाविया कहा जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन है इसमें होता क्या है, कालबेलिया नृत्य के कारण पर चर्चा की जाती है, मतलब कालबेलिया नृत्य की वजह से ये चर्चा में रहा है। इसके बाद 53वें नंबर के प्रश्न में चलते हैं, अगले प्रश्न में। इसमें कहा गया कि दुती चंद द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल एथलीट मीट इज फ्रॉम विच स्टेट, मतलब ये माफ कीजिएगा, इज फ्रॉम विच स्टेट, मतलब ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं दुती चंद, ये आपको बताना है। ये बिहार की हैं, ओडिशा की हैं, झारखंड की हैं या फिर असम की? तो 53 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये भारतीय महिला है दुती चंद, ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो इसका बी वाला सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 54 को देखिएगा। जो भारतीय संविधान का भाग 2 है उसके अंतर्गत नागरिकता प्रदान की गई है, मतलब नागरिकता का प्रावधान वहां दिखाई देता है। तो किस आधार पर नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है? किस आधार पर दी गई नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता है? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, देशीकरण के आधार पे या पंजीकरण के आधार पे? बताइए, नागरिकता को किस अवस्था में समाप्त नहीं कर सकते? बर्थ, लिनेज या फिर इंडिजेनिएशन या रजिस्ट्रेशन? तो इसका जो राइट आंसर है 54 का, वो इसमें हो जाएगा ए वाला। जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिलती है उसको राज्य के द्वारा या स्टेट के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है, और जितने भी यहाँ पर आधार है ना उसमें नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सिर्फ ओनली 1 हो जाएगा। जन्म के आधार पर जो नागरिकता है वो आपसे ऐसे कोई छीन नहीं सकता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 55। श्वसन एक अपचायी क्रिया है, मतलब ये अपचयन के द्वारा होती है, ऐसा इसमें कहा गया। तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले श्वसन के द्वारा किस चीज का पाचन होता है। ठीक है, बताइए। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पचता है। ठीक है, आप जब सांस लेते हैं ना तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उसके द्वारा पाचन होता है, उसके बाद तब जाकर वसा का पाचन होता है। तो वसा को मत चुनिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 56वें को देखते हैं। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इस पर विचार करके बताइए कि सत्य क्या है। तो कलेश्वरम परियोजना जो है ये तेलंगाना राज्य में है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ही होते हैं और राष्ट्रीय जल संभर परियोजना का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित देश जो है वो चीन है। अब बताइए कि इसमें से सही क्या है। प्रश्न दिया हुआ है, विकल्प भी आपके सामने है और ये इसका अंग्रेजी वर्जन है। तो 56 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या हुआ, इसमें सी को पहले चुन तो लीजिए। देखिए, पहला और चौथा इसमें सही है, लेकिन बीच वाले दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं और उपाध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ वो गलत दिया है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 में कहा गया कि धन विधेयक के बारे में 4 स्टेटमेंट है, सही कौन सा है तलाशिए। तो आर्टिकल नंबर 109 में इसका वर्णन प्राप्त होता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक, मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड किया जाता है और इस संदर्भ में राज्यसभा को बहुत सीमित शक्तियां प्राप्त है, ये तो बात सही है। और संबंधित विधेयक जो है वो साधारण बहुमत के द्वारा पारित हो जाता है। तो आप बताइए, लोकसभा चाहे तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक का मुखौटा पहनाकर पास करवा सकती है, उसमें राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। इस पर पूरा और पूरा लोकसभा का कंट्रोल होता है। राज्यसभा सिर्फ सुझाव दे सकती है और उसे मानना या ना मानना ये जो लोअर हाउस होता है उसके जिम्मे होता है। फिलहाल इसमें से देखिए, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो आर्टिकल दिया है वो देखकर भी मालूम हो रहा है गलत दिया है। दूसरा, तीसरा, चौथा परफेक्ट है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सी। ठीक, मतलब ये है कि आर्टिकल नंबर 110 यहाँ 109 कहाँ से हो जाएगा, 110 है ना। 110 में धन विधेयक का जिक्र किया गया है और लोकसभा के पास इसमें पूरी वीटो पावर होती। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आजकल खूब नेता लोग इसका फायदा उठाते हैं। Which of the following provision was not included by 44th Constitutional Amendment of Parliament of India? मतलब इसमें से 44वें संविधान संशोधन में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं किया गया है।
जनसंख्या नियंत्रण के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, या फिर जो टेन्योर है लोकसभा का हैज बीन चेंज फ्रॉम 6 ईयर टू 5 ईयर, द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इंक्रीज, और राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन मेड अ लीगल राइट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, मतलब जो मौलिक अधिकार होते हैं उससे संपत्ति का अधिकार हटाकर उसे एक लीगल राइट के तौर पे बनाया गया। तो बताइए कि 44वें में क्या चीज शामिल नहीं? इसका हो जाएगा ए वाला। इसमें जो शामिल नहीं प्रावधान है वो पहला वाला ही है, जनसंख्या नियंत्रण के विषय में, मतलब इस विषय को समवर्ती सूची में डाला गया। और ये जो समवर्ती सूची होती है इसमें राज्य और केंद्र दोनों का जोर चलता है। देखिए 44वां जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको 1978 में पास किया गया था। इसमें लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया, ये सही बात है। और 42वां जो संशोधन होता है ना इससे पहले वाला, उसमें जनगणना का जो मामला होता है उसमें राज्य सूची से इसको हटा के समवर्ती सूची में शामिल किया गया, मतलब केंद्र भी इसमें हाथ आजमा सकता है। इसके बाद 59वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दूध से क्रीम को अलग करने से दूध का घनत्व बढ़ जाता है। आपने क्या किया, क्रीम उतार लिया तो दूध जो है वो और ज्यादा डेंसिटी वाला हो जाएगा। सबसे प्रबल उपचायक जो है वो फ्लोरीन होती है। उपचायक का मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है। ऑक्सीकरण और अपचयन आप पढ़ते हैं ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। ये देखकर भी मालूम हो रहा है कि पहला वाला गलत है। किसी चीज से आप कोई चीज निकाल रहे हैं, मतलब कोई पदार्थ है उससे आपने क्या किया, उसका जो मूल तत्व है उसकी चिकनाई निकाल ली, तो वो गाढ़ा होगा कि और पतला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला वाला जो है वो गलत है, दूसरा वाला सही है, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि ओनली 2 परफेक्ट है। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न को, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल ओरिजिन, मतलब इसमें से कौन सी डिजीज जो है वो जीवाणुजनक नहीं होती है, यानी बैक्टीरिया वाले ओरिजिन की नहीं होती है। तो ये सिफिलिस है, प्लेग है, टिटनेस है और पेचिस है, इसमें से कौन सा होगा? इसका हो जाएगा डी वाला, पेचिस। ठीक है, ये जीवाणुजनक नहीं होता है। पेचिस जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है वो प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित कर लेता है, तो ये हो जाती है डिसेंट्री। ठीक, इसके बाद 61वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। पायरोमीटर का कनेक्शन किससे है? तो ये आपने पिछले टेस्ट में भी देखा था। इसका संबंध किससे है? जो ताप मापन होता है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी उच्च ताप को नापने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर? सी वाला हो जाएगा। दूर स्थित वस्तु का ताप नापा जाता है, वो भी ज्यादा ताप नापा जाता है, कम ताप को ये नहीं नाप सकता, तो दूरस्थ स्थित वस्तु के ताप मापन के लिए सी वाला इसका परफेक्ट। मीजरिंग द टेम्परेचर ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद 62 को देखते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मायोपिया इज नॉट ट्रू, मतलब इसमें से जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। ये इसका हिंदी वर्जन है। तो कहा जा रहा है कि रोग का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेंस की फोकस दूरी को घटा दिया जाता है, मतलब लेंस की फोकस दूरी जो है वो इस रोग के होने पर घट जाती है। ठीक है, और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, ऐसा दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष जो होता है, मतलब मायोपिया, उसमें जो पावर ऑफ लेंस होती है ना वो इंक्रीज हो जाती है, और फॉर दिस रीजन मतलब अ कॉन्केव लेंस इज यूज, मतलब यहाँ क्या होता है, जो उसकी लेंस की पावर होती है वो इंक्रीज कर जाती है, तो इसलिए हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण नहीं बल्कि अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बाद मतलब यहां आपने देखा, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 63। यहां कहा गया कि मेडुला जो है वो किडनी का आंतरिक हिस्सा होता है और पित्त भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो आप बताइए कि इसमें से सही क्या है? प्रश्न का अंग्रेजी वर्जन आप यहां देख सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। बाइल जो होता है ना, मतलब बाइल जूस, वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, न कि क्षारीय। ठीक, तो इसका जो क्षारीय वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, और करेक्ट आंसर हमारा होगा इसमें से सी वाला। ठीक है, पहला और तीसरा सही है, ये बीच वाला गलत है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक कौन कौन सा होता है? पोटेशियम, फास्फोरस, लाइकेन और राइजोबियम। इसमें से आपको चुनना है। पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? तो ये राइजोबियम करता है, इसमें बताने की जरूरत है नहीं, डी वाला सही है। इसके बाद चलते हैं आगे। धान की जड़ों में ये रहता है। देश का प्रथम मैपिंग उपग्रह कौन सा है? मैपिंग सैटेलाइट माइक्रोसैट है, कार्टोसैट 1 है, मैटसेट है, या इसमें से कोई नहीं है? बताइए। तो ये कार्टोसैट है। पहला मैपिंग उपग्रह कौन सा है? कार्टोसैट। इसका बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद 66 को देखते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, चीन करेगा, संयुक्त अरब अमीरात करेगा, या अमेरिका करेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा भारत। ठीक है, विश्व बैडमिंटन 2026 जो चैंपियनशिप होने वाली है उसकी मेजबानी भारत करेगा, तो इसका पहला वाला ही सही है। इसके बाद 67 को देखते हैं। 67 में कहा गया कि खाने के पदार्थों को पैक करने के लिए क्या यूज किया जाता है? पॉलीइथाइल, पॉलीमिथाइल, पॉलीकार्बोनेट या पॉलीएथिलीन। इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहाँ देख रहे हैं। पैक्ड जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए।
तो इसका हो जाएगा पॉलीएथिलीन। ठीक है, उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है, पॉलीएथिलीन उसमें मिलाई जाती है। इसके बाद 68वें को देखते हैं, एनेलिडा वर्ग से संबंधित जीव इसमें से कौन सा है? ग्रॉस ऑपर है, लीच है, या एस्केरिस है, या जेलीफिश है? कौन सा होगा? तो 68 का बी वाला हो जाएगा। जोंक जो है उसका संबंध किससे है? एनेलिडा वर्ग से है, और ये रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए चिकित्सा में भी इस्तेमाल की जाती है। वैसे ये खून चूसने वाला जीव है, जो कि प्रायः गड़ही में जब भैंस घुस जाती है तो उनको पकड़ लेता है। चलिए, आदमी को भी पकड़ सकता है। ये खून चूसता है, नमक डाल दीजिए तो छोड़ देता है, मर जाता है। चलिए, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 69, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय के संबंध में जो कथन है, कौन सा इसमें से सही है वो आपको तलाशना है। देखिए, पेंक्रियास जो है वो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो जरा कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि सबसे बड़ी, मतलब सबसे जो बड़ी पहले नंबर की शरीर की ग्रंथि है वो कौन सी। यहां पर इसके बारे में दिया है, अग्न्याशय के बारे में, कि ये एक्चुअली क्या चीज है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, या इट इज एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड बोथ, मतलब दोनों का काम करती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, या दोनों में से कुछ नहीं। तो अग्न्याशय जो है वो दोनों तरह का काम करता है, यही तो उसकी विशेषता है। वो अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पे भी काम करता है और बहिःस्रावी या बहिर्स्रावी ग्रंथि के तौर पे भी काम करता है। इसका सी वाला सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 में कहा गया कि एनबीएफसी के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, उस पर विचार कीजिएगा। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो कहा गया है कि यह मांग जमा को स्वीकार कर सकता है, ऋण दे सकता है और चेक जारी कर सकता है, शैडो बैंकिंग का कार्य करता है, ये भी यहाँ दिया हुआ है। शैडो बैंकिंग का मतलब क्या है कि ये इमेजिनरी। अब बताइए, इसमें से गलत कौन सा है ये आपको तलाशना है। 4 स्टेटमेंट दिया है ना, तो जो गलत है उसकी तलाश करनी है। इसका फिलहाल जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ आप बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। बताइए, देखिए एनबीएफसी जो है इसमें अगर देखा जाए तो ये शैडो बैंकिंग के रूप में स्थापित किया गया है और इसके द्वारा कम दर के ब्याज दिए जाते हैं। तो इसका ए वाला जो है वो इसमें गलत है। ए को अगर आप चुनते हैं तो दूसरा और चौथा जो है, अब यहां थोड़ी सी समस्या है, जो उत्तर है वो प्रश्न के साथ मैच नहीं कर रहा है। इसमें अगर आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए को चुन लेते हैं तो ए वाला तो सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा ही तो इसमें सही है कि यह जो है ये लोन देने का काम करता है, वो भी कम ब्याज दर पे। और दूसरी चीज ये है कि शैडो बैंकिंग का काम करता है, वो भी सही है। इसके पहले और तीसरे वाले में खराबी है, पहला और तीसरा वाला गलत। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 में कहा गया कि एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इज फाउंड इन, ये जो कोशिकीय श्वसन होता है इसके लिए आवश्यक एंजाइम कहां पर पाया जाता है। सेंट्रोसोम में होता है, न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो 71 का सी वाला चुन लीजिए। देखिए, ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाने वाला जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका के श्वसन में सहायक होता है, इसीलिए तो उसको पावर हाउस कहते हैं। इसका रीजन देख लीजिए, सी वाला सही। इसके बाद 72 में चलते हैं और 72 में पूछा जा रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक जो होता है यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। सही कौन सा है ये तलाशिए। तो देखिए, इसमें दिया है कि इन दिस ओनली आइटम आर काउंटेड, मतलब इसमें क्या होता है, ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसमें सिर्फ आइटम को काउंट किया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस कैलकुलेशन। द हाईएस्ट वेट इज ऑफ प्राइमरी गुड्स। तो बताइए, इसमें जो हाईएस्ट वेटेज होता है वो प्राइमरी गुड्स को दिया जाता है। इसका ए वाला सही हो जाएगा। ए का मतलब क्या हुआ कि इसमें पहला दूसरा तो सही है, ये दोनों सही है और इसीलिए हमने पहले वाले को चुन लिया है। देखिए, वस्तुओं की गणना करने के लिए ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसका गठन किया गया है और इसमें जो बेस ईयर होता है ना वो 2011-12 है और सर्वाधिक भारांश तृतीयक वस्तुओं यानी सेवा का होता है। यहाँ दिया हुआ है प्राइमरी, तो इसीलिए ये गलत। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 73। चालू खाते के बारे में 3 स्टेटमेंट है, सही क्या है ये आपको बताना है, यानी करंट अकाउंट की बात हो रही है। तो यह एक पक्षीय हस्तांतरण से संबंधित है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा आप देखें, इसमें दिया है कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात का पूरा ब्यौरा होता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी इसमें शामिल होता है। तो आप देखकर बताएं इसमें से कौन सा होगा। सही कथन का आपको चुनाव करना है और ये पूरा जो इसका ढांचा है वो आप देख सकते हैं। देखिए, 73वां जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब क्या हुआ कि तीनों सही, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तीनों जो स्टेटमेंट है उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा और इसके तीनों के तीनों यहाँ परफेक्ट है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, सी वाला इसमें सही था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अवमूल्यन के कारण अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है उसको आपको इसमें से चुनना है। तो अवमूल्यन जब होता है मुद्रा का तो उसमें निर्यातकों को लाभ होता है, ऐसा दिया हुआ है। आयातित बिल जो है वो बढ़ जाएगा और विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। अब बताइए कि इसमें से कौन कौन सा होता है। ड्यू टू डिवैल्यूएशन एक्सपोर्टर विल बेनिफिट, उन्हें फायदा होता है। इंपोर्ट बिल, यहाँ आप देख रहे हैं, इंपोर्ट बिल इंक्रीज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें इंक्रीजमेंट होता है।
देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें अच्छे से पहले देख लीजिएगा, जो अवमूल्यन होता है उसमें आयातित बिल बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति इसी वजह से बढ़ती है, और बार बार अवमूल्यन से देश की साख में कमी आती है। ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 75, नीलगिरी और कार्डेमम की पहाड़ियों के बीच में क्या है, क्या चीज है? अगस्त्यमलय है, पलानी हिल्स है, अन्नामलाई है, या शिवराय हिल्स है? पहाड़ी चोटियों के नाम दिए हैं। तो इसका सी हो जाएगा। अन्नामलाई पर्वत जो है, मतलब पर्वत श्रृंखला, ये नीलगिरी और कार्डेमम मतलब इलायची की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो अन्नामलाई इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद 76 को देखते हैं। इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहां देख रहे थे। जीएसटी के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, कुल मिलाकर 3 कथन है, उस पर आपको विचार करके बताना है कि सही क्या है। इसका अंग्रेजी वर्जन देखते हैं। पेट्रोलियम हैज बीन केप्ट आउट ऑफ जीएसटी, मतलब पेट्रोलियम को इससे बाहर रखा गया है। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, और एनुअल टर्नओवर जो इसका होता है, माफ कीजिएगा, एनुअल टर्नओवर जो होता है अप टू 10 लाख नो टैक्स, मतलब उस पर जो है किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है। तो इसमें से जीएसटी के बारे में सही कौन सा है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। जीएसटी के बारे में अगर देखा जाए, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये गंतव्य आधारित कर है और वार्षिक टर्नओवर इसका 20 लाख के आसपास होता है। और पेट्रोलियम और अल्कोहल इससे बाहर है, पेट्रोलियम और अल्कोहल इसकी कैटेगरी में नहीं आते। तो ये पूरा मामला है और इसका जो सही उत्तर है वो ए वाला होगा। ए वाले को चुन लीजिए। लेकिन तीसरा वाला गलत है। गलत क्यों था? आपने उसका अमाउंट देखा है, कितना होना चाहिए? 20 लाख। इसके बाद 77वें को देखिए। भानु अथैया, इनका संबंध किस प्रोफेशन से है? ये वेशभूषाकार यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर है या कॉस्ट्यूमर है, कोरियोग्राफर है, निर्देशक है, या फिर संगीतकार है? तो भानु अथैया, इनका कनेक्शन किससे है देखिए इसमें, बताइए। देखिए इसका ए हो जाएगा। भानु अथैया जो है ये पोशाक के डिजाइन के लिए जानी जाती हैं और गांधी फिल्म के लिए इन्हें ऑस्कर से नवाजा गया था। गांधी बहुत पुरानी मूवी है, महात्मा गांधी के ऊपर बनी हुई है, तो कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम ये करती थी। ऑस्कर इन्हें मिल चुका है, तो ये फेमस। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 में दिया हुआ है कि सेज जो है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। सही कौन सा है बताइए। तो यह शुल्क मुक्त क्षेत्र होता है, सेज अधिनियम 2005 में इंप्लीमेंट किया गया था, और यहां से क्रय की गई जो वस्तुएं, मतलब खरीदी गई चीजें होती हैं, वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त होती हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो बताइए कि सेज के बारे में सही क्या है। देखिए सेज की स्थापना 2005 में की गई थी, और ये सही बात है कि ये ड्यूटी फ्री जोन होता है। द आइटम परचेज फ्रॉम हियर आर फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज, फ्री फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों सही है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होने का मतलब ही यही होता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। रागिनी देवी का संबंध किस क्लासिकल डांस से है, ये आपको बताना है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक और मोहिनीअट्टम, इस प्रकार से दिया है। तो रागिनी देवी जो है ये संबंधित किससे है? केरल का जो मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है उससे बिलोंग करती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं, और 80 में कहा गया कि जो टाइम्स मैगजीन है उसके पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के तौर पे कौन इसमें शामिल है? व्लादिमीर पुतिन है, कमला हैरिस है, शी जिनपिंग है, या नरेंद्र मोदी जी है? तो ये जो बाइडेन और कमला हैरिस जो है, ठीक है, जो बाइडेन कौन है ये बताने की जरूरत है नहीं, और कमला हैरिस, इनको 2020 की जो टाइम मैगजीन है उसमें पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पे नॉमिनेट किया गया है या शामिल किया गया है। ठीक, तो यहां पर चूंकि जो बाइडेन का नाम ही नहीं दिया है तो कमला हैरिस को आप चुन लीजिए। इसके बाद 81 को देखते हैं। 81 में कहा गया कि जो ताउते चक्रवात है इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? चक्रवात भले ही अच्छे ना हो, विनाशकारी हो, लेकिन नाम लोग बड़े मन से रखते हैं। तो ये जो ताउते है ये म्यांमार की गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया नाम है, और ये अरब सागर में पैदा हुआ था और अच्छी खासी तबाही इसने मचाई थी, और उसकी वजह से गर्मी में बरसात हो रही थी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये म्यांमार हो जाएगा। इसके बाद 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया कि ग्रेविलिया बोरो ये क्या चीज है, इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। तो यह एक प्रकार का रेशमी पौधा है, नागालैंड राज्य में इसको इजाद किया गया है, और चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट में ये पहली बार पाया गया है, ऐसा दिया है। तो सही क्या है बताइए। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो यहाँ दिया हुआ है, ये सिल्क प्लांट है, ये दिया है। देखिए इसका बी सही है, मतलब केवल तीसरा। चिरांग रिजर्व जो है हैज बीन डिस्कवर्ड इन दिस फॉरेस्ट, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इसका जो पश्चिमी असम का हिस्सा है वहां पे चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट है, और वहां पाई जाने वाली ये पौधे की प्रजाति नहीं है। आप खुद देख लीजिए, ये रेशम उत्पन्न करता है, तो रेशम तो कोई जीव ही उत्पन्न कर सकता है, ये मकड़ी से प्राप्त होने वाला रेशम। ठीक, तो ये मकड़ी की प्रजाति है। ये जो आप देख रहे हैं ना नाम, ये किसका नाम है? यहाँ आप देखिए, ये नाम किसका है? ये ग्रेविलिया बोरो है, तो ये मकड़ी का वैज्ञानिक नाम है, और इसका करेक्ट आंसर सिर्फ तीसरा वाला इसमें है, जो कि बी वाले में मौजूद है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला, बाकी सभी गलत। इसके बाद 83 को देखते हैं। पद्मश्री सम्मान 2021 से किसको नवाजा गया है? वीरेंद्र सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुनील नारंग।
तो ये वीरेंद्र सिंह को प्राप्त हुआ है, ठीक है, खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके बाद औसत वर्षा वाला क्षेत्र इसमें से आपको चुनना है। टुंड्रा है, चीन तुल्य जलवायु है, स्टेपीज तुल्य है, मानसूनी जलवायु है। औसत वर्षा कहाँ पे होती है? जो स्टेपी क्लाइमेट होता है, क्लाइमेटिक रीजन होता है, वहां पे होती है। एवरेज रेनफॉल हम देखते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया कि उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का संबंध किस सेल से है? तो फेरल सेल से है, हेडली सेल से है, फेरल पोलर सेल से है, या हेडली फेरल सेल से? इसमें से कौन सा होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हेडली फेरल सेल हो जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर जो है इसका डी वाला है, हेडली फेरल सेल से इसका कनेक्शन है। इसके बाद आगे चलते हैं। जेट स्ट्रीम जो है वो ये जो सेल होते हैं इनसे प्रभावित होती है। 86 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं? तो विषुवत रेखा की ओर से आने वाली गर्म होती हैं, जो ध्रुवों की ओर से आए वो ठंडी होती हैं। अब यहाँ देख लीजिए, लेब्राडोर है, कनारी है, ब्राजीलियन है और हम्बोल्ट है। तो ब्राजीलियन या अटलांटिक महासागर की ये जो जलधारा है ये मतलब अटलांटिक महासागर में ये फ्लो करती है, तो ये गर्म जलधारा है। बाकी जितनी आप देख रहे हैं ना वो सभी ठंडी है। ब्राजीलियन जो स्ट्रीम है वो एकमात्र इसमें वार्म करंट है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 में ये कहा गया कि ताइवान के पुनर्निर्वाचित राष्ट्रपति, री इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? यहाँ नाम आप देख रहे हैं। और 87 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। मतलब ये साई इंग वेन है। ठीक, साई इंग वेन जो है ये अभी ताइवान के री इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 88। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द स्टेट? यहाँ पर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कुल मिलाकर आपसे ये पूछा जा रहा है कॉफी के मामले में। वैरायटी नहीं दिया है, ओवरऑल। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र। और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। ठीक है, पहली पोजीशन पे यही है। 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया कि मातृ कवचम नाम का जो अभियान है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र? तो ये जो मातृ कवचम अभियान है ये कोविड-19 में जो माताएं हैं, मतलब महिलाएं हैं जिनके कि छोटे बच्चे हैं, उनको राहत देने के लिए शुरू किया गया था। केरल सरकार की ये पहल है, तो यहाँ पे केरल गवर्नमेंट हो जाएगा, बी वाला। इसके बाद 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया, दो स्टेटमेंट दिया है, पहचानिए कि सही क्या है। तो IR-20 जो है वो चावल की एक वेराइटी है, मतलब धान की एक ब्रीड है, और भारत पोटेशियम उर्वरक के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, उसे कहीं से मांगना नहीं पड़ता है। तो बताइए कि इसमें से सही क्या है? ये प्रश्न है और इसका जो विकल्प है उसे आप अच्छे से देख लीजिए। इसका ए हो जाएगा। ए का मतलब ये हुआ कि इसमें जो चावल की किस्म है वो तो ठीक दिया है, और भारत में सर्वाधिक धान का उत्पादन मतलब इसी रूप में होता है, और भारत पेट्रोलियम उत्पादन के मामले में पूर्ण आयात पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला होगा। ठीक है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके बाद 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं। वहां की जो सपेरों की प्रजातियां हैं वो इस नृत्य को करती हैं। राजस्थान के अलावा गुजरात से भी कनेक्शन है, लेकिन यहाँ गुजरात का ऑप्शन नहीं है, तो सी वाला इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद जिंगकेंग इरो, ये उत्तर पूर्व की किस जनजाति से संबंधित है? गारो, खासी, जयंतिया और रियोंग दिया हुआ है, और इसका जो संबंधित इसमें नाम है यहाँ आप देख लीजिए। रबर ट्री के उत्पादन के लिए जानी जाने वाली जो खासी जनजाति है उसके द्वारा जीवित जड़ पुल, मतलब जीवित वृक्षों की जड़ों को आपस में गूंथकर एक पुल बनाया जाता है, और उसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है जिंगकेंग इरो। ठीक है, वो जैविक पुल कहा जाता है। पेड़ की जड़ें काफी लचीली होती हैं और उनके द्वारा इसे डेवलप किया जाता है, तो ये खासी जनजाति। इसके बाद 93 को देखते हैं। 93 में कहा गया कि किस व्यक्ति को भारत रत्न से इसमें से सम्मानित नहीं किया गया है? अरुणा आसफ अली है, भगवान दास है, अलाउद्दीन खां है और अबुल कलाम आजाद है। कौन से इसमें से भारत रत्न से अवार्डेड नहीं है? तो सी वाला हो जाएगा। अलाउद्दीन खान जो है ये सरोद वादक है और इनको कभी भी भारत रत्न नहीं मिला है। बाकी जितने हैं वो भारत रत्न प्राप्त करता है, और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 94 को देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में विचार कीजिएगा। तो ये बल रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी लंबवत होती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी काटती नहीं है। तो बताइए, हमारी पृथ्वी जो है वो एक चुंबक के समान व्यवहार करती है, आप जानते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जो अर्थ की आउटर कोर है, अंदर वाला हिस्सा, मतलब कोर का जो बाहरी पार्ट है, उसमें लिक्विड स्टेट पाई जाती है। तो वो लिक्विड एक तेज रफ्तार में एक दिशा में तेजी से घूमता है, और इसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये अर्थ का प्रोटेक्शन करता है, उसके चारों ओर बनकर ये सूर्य का जो कॉस्मिक रेडिएशन होता है उससे पृथ्वी के इन्वायरमेंट को बचाता है। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे बनती हैं। इस प्रकार से आपने प्रैक्टिकल में अपनी छोटी कक्षाओं में खींची होंगी। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? 94, और इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप यहां देख सकते हैं।
देखिए 94 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लंबवत नहीं होती हैं। वो आप बनाकर भी देख सकते हैं। मान लीजिए यही चुंबक है तो इसमें आप खींचेंगे तो ऐसे ऐसे जाएगी, तो ये एक दूसरे के समानांतर हो सकती है, पैरेलल इसे कहा जा सकता है, परपेंडिकुलर नहीं होगा। और दूसरा वाला सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओनली 2, बी वाला सही। इसके बाद 95 को देखते हैं। आजाद हिंद फौज के बारे में विचार कीजिएगा। तो ये इसका गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था और इसका ध्वज जो था वो कांग्रेस के ध्वज यानी कांग्रेस के झंडे जैसा था। रास बिहारी घोष, इनका संबंध आजाद हिंद फौज से था। ये 3 कथन दिए हैं, तो आपको बताना यह है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है यानी आजाद हिंद फौज, इसके बारे में सही क्या है। तो इसका ए हो जाएगा। मतलब इसका गठन करने वाले जो व्यक्ति थे उसमें कैप्टन मोहन सिंह मुख्य रूप से थे और जापानी मेजर थे फूजियारा, उनके प्रयास से ये गठित होती है। जो युद्धबंदी होते हैं उनको सैनिक के रूप में यहाँ पे बना दिया जाता है। रास बिहारी बोस द्वारा सफल आजाद हिंद फौज का गठन किया गया और इसका झंडा कांग्रेसी जो झंडा था उसके जैसा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो डी वाला सही है इसका, ठीक है, आल। इसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 96 को देखिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने नरबली पर प्रतिबंध लगा दिया था और लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक अधिनियम आता है। तो सही क्या है। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो कथन दिया है नरबली पर रोक, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में लगती है, डलहौजी के समय में नहीं लगती। तो पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला सही, ठीक। 1904 में ही आता है प्राचीन स्मारक अधिनियम, तो इसका हो जाएगा बी वाला, मतलब केवल दूसरा सही है इसमें। इसके बाद 97 को देखते हैं। इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहां देख रहे हैं। मेल सेक्रीफाइस पे बैन लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, हार्डिंग था। प्रश्न संख्या 97 को देखिए। मौलिक कर्तव्य के बारे में विचार कीजिए। तो स्वर्ण सिंह समिति की जो रिकमेंडेशन थी उसके द्वारा इसे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया और इसका पालन करने के लिए नागरिक जो होते हैं वो बाध्य यानी मजबूर होते हैं। बताइए सही क्या है। तो इसका पहला वाला तो सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। ये नागरिकों का ऐच्छिक कर्तव्य है, मतलब वो पालन कर भी सकते हैं, उन्हें करना चाहिए, लेकिन नहीं भी कर सकते, ठीक। तो इसका केवल पहला वाला ही सही। 98 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 और 98 में कहा जा रहा है कि नॉमिनेशन ऑफ लोकसभा मेंबर इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद से ये संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा ए वाला। इसका संबंध किससे है, ये आर्टिकल नंबर 331 है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो पहला वाला ही है, आर्टिकल नंबर 331। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। अष्टदिग्गज किस शासक के समय में प्रचलित थे। तो ये तो आप समझ रहे हैं किससे संबंधित थे। अष्टदिग्गज 8 विद्वान व्यक्ति जो कि तेलुगु के मूर्धन्य लोग होते थे। कृष्णदेव राय से इनका संबंध था, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी राजा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं लास्ट। आइसोहाइप्स, ये जो चीज है ये किससे संबंधित है। मतलब ये रेखा तो होती ही है, काल्पनिक रेखा, लेकिन इसका संबंध किस चीज से। तो ये समोच्च रेखाओं को मिलाने का जो स्वरूप होता है उसको इंगित करती है। मतलब इसमें जो आइसोहाइप्स होते हैं ये जो काउंटर लाइंस होती हैं उनको ज्वाइन करने का काम करते हैं, मतलब काउंटर्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी वाला, यानी समोच्च रेखा हो जाएगा। तो यहां तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और ऐसे कई सारे मॉक्स मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और तब तक के लिए नमस्कार।